अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा जो है वो लास्ट लेक्चर है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस पे। तो हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे लास्ट पे, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारे पास पोल के ऑर्डर से क्या मुराद है। उसके बाद हम चलेंगे रेजरी। पहले हम ये सिंगुलैरिटीज़ के बारे में पढ़ चुके हैं, लेकिन ये पोल का ऑर्डर रहता था, उसको हम ज़रा देख लेते हैं। ठीक है, तो बकाया बाद में रेजिड्यू को डिस्कस करते हैं, लेकिन आज हम इसको ख़त्म करते हैं। सबसे पहले आता है पोल। पोल बेसिकली आपको पता है क्या होती है, सब जानते हैं। दिस वन इज अ आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी। ठीक है, पोल एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी होती है, ये सबको पता है। और अगर पोल हो तो पोल के लिए हमने कंडीशन पढ़ी थी कि अगर z इज इक्वल टू, अगर हमारे पास a जो है ये हमारे पास एक आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है, तो ये पोल कब होगा? जब लिमिट z अप्रोचेस टू किसको करे, a को करे। ठीक है, और f ऑफ z का जो आंसर है वो हमारे पास क्या आ जाए, इन्फिनिटी आ जाए। तो हम कहते हैं कि ये हमारे पास क्या होता है, जो a होगा दैट विल बी अ पोल होगा। ठीक है, अच्छा उसके बाद हम दूसरी कंडीशन, ये तो फर्स्ट कंडीशन थी, दूसरी हम कहते हैं कि अगर हमारे पास जो लॉरेंट सीरीज है, लॉरेंट सीरीज लॉरेंट सीरीज हैज टू पार्ट, नंबर वन रेगुलर पार्ट एंड नंबर टू प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, अगर प्रिंसिपल पार्ट जो है उसके कोफिशिएंट जो है, अगर हमारे पास क्या हो, फाइनेट कोफिशिएंट्स, फाइनेट कोफिशिएंट किसके भला, रेगुलर के या प्रिंसिपल के? प्रिंसिपल के, प्रिंसिपल पार्ट के अगर फाइनाइट हो तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पोल है। सही है, फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के सामने। अच्छा उसके बाद हम बात जो करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो करना चाह रहे हैं ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, ऑर्डर ऑफ पोल। तो बेसिकली ऑर्डर ऑफ पोल से क्या मुराद है कि अगर हमारे पास जो z इज इक्वल टू a है, ये अगर हमारे पास, अगर हम इसको कहते हैं कि ये हमारे पास पोल है, पोल चेक करने के लिए क्राइटेरिया बता दिया। अब हमने देखना है कि पोल का ऑर्डर क्या होगा। ठीक है, तो इसके लिए भी फार्मूलेशन होती है कि अगर हम लिमिट लें z अप्रोचेस टू a, ठीक है, और यहाँ पर क्या फार्मूला होता है, z माइनस a की पावर n, और यहाँ पर क्या होता है, f ऑफ z जो हमारा फंक्शन होता है। अगर इसका आंसर हमें क्या मिल जाए, फाइनाइट मिल जाए, तो इसमें भला जो पोल होगा वो क्या होगा, सॉरी पोल का ऑर्डर क्या होगा? पोल तो ए है ना, तो इसमें ऑर्डर क्या होगा पोल का, ये फार्मूलेशन में अगर हम जी माइनस ए की पावर एन एफ ऑफ जी का आंसर फाइनाइट आ जाए, तो इसमें से हम क्या कह सकते हैं कि पोल का जो ऑर्डर होगा वो हमारे पास क्या होगा, एन। पोल का ऑर्डर होगा एन। ठीक है, आपको पता है आप सारे ग्रुप थ्योरी भी पढ़ते हैं, तो हम जब भी इस तरह की चीज़ों को डिस्कस कर रहे होते हैं तो हम एन पे एक कंडीशन रखते हैं कि हम एन को लीस्ट लेंगे या लार्जेस्ट लेंगे। इसको हम क्या लेते हैं, लीस्ट। आपको पता है जब हम किसी एलिमेंट का ऑर्डर फाइंड कर रहे होते हैं तब भी हम कह रहे होते हैं कि जो कहते हैं ना कि अगर ए की पावर एन लेने से इडेंटिटी आ जाए, तो हम जो एन पे कंडीशन रख रहे होते हैं हम कहते हैं कि ये लीस्ट लेना चाहिए, सबसे छोटा। अगर ये आ जाए तो देन इसका मतलब होता है जो एन होगा दैट विल बी ऑर्डर ऑफ पोल। ठीक है, और अ पोल हैज वन ऑर्डर, अ पोल, ये बड़ी चीज इंपॉर्टेंट है, अ पोल हैज ऑर्डर, ऑर्डर वन, कॉल्ड का कहलाता है, कॉल्ड सिंपल पोल। ठीक है, वो हमारे पास क्या कहलाता है, सिंपल पोल कहलाता है। अभी कुछ हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हम पोल का ऑर्डर फाइंड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम लें, तो अगर एग्जाम्पल आ जाए कि एफ ऑफ जी इज इक्वल टू वन ओवर वन प्लस, तो यहाँ पर ठीक है, वन प्लस, ठीक है। अब मुझे बताएं कि हमारे पास इसको हम मज़ीद अगर आगे लेकर जाएं तो हम इसको किस तरीके से लिख सकते हैं। हम इसको क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं इसको, अगर आपको पता हो तो लिख सकते हैं वन प्लस जी और वन माइनस जी, ऐसे लिख सकते हैं।
नहीं नहीं दिमाग नहीं प्लस आयोटा जी वो माइनस माइनस आयोटा। कर रही है। वो वाली कौन सी एग्जाम्पल थी भला? ये तुमने चेंज भी कर दी है। इसको कैसे लिख सकते हैं भला हम? भला इसके रूट क्या आते हैं इसके जी इसके? आयोटा स्क्वायर माइनस वन क्या आता है? नहीं प्लस माइनस प्लस आयोटा माइनस आएगा। आयोटा। तो इसकी फैक्टराइजेशन फिर क्या होगी? जी प्लस आयोटा जी माइनस आयोटा। ओके, इसकी फैक्टराइजेशन होगी जी प्लस आयोटा एंड जी माइनस आयोटा एग्जैक्टली। अच्छा, अब हमने इसका जो है वो फाइंड करना है पोल। अब हमें यहाँ पर आपको वाज़ेह नज़र आ रहा है कि यहाँ पर पोल दो है, एक आयोटा है और एक माइनस आयोटा है। तो सबसे पहले अगर हम देखें वही फार्मूलेशन को यहाँ पर अप्लाई करें, लिमिट z अप्रोचेस टू आयोटा, आयोटा के लिए चेक करें तो यह फार्मूला क्या बन जाएगा, z माइनस आयोटा की पावर, अभी मैंने कुछ नहीं ली और फंक्शन लिखने लगा हूँ साथ, 1/z प्लस आयोटा और z माइनस आयोटा। ठीक है, अब हम देखें लिमिट के साथ जो वैल्यू है उसकी हम कौन सी पावर लें तो हमारे पास लिमिट का आंसर फाइनाइट आ जाएगा। ये तो सिंपल लिमिट का कंसेप्ट है। 1 वन, टू भी ले सकते हैं, लेकिन अगर वन लीस्ट है तो उसके साथ ये चीज़ क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो उसके साथ ये आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 आयोटा। तो दैट इज हमारे पास ये आंसर क्या है, फाइनाइट आ गया। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो आयोटा का पोल है वो किस ऑर्डर का है, वो वन ऑर्डर का है। और जो वन ऑर्डर का पोल होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो वो हमारे पास जो होता है पोल का ऑर्डर, सिंपल पोल। वो हमारे पास सिंपल पोल होता है। ठीक है, अभी माइनस आयोटा, आई थिंक सो, मेरे ख्याल में इंटरनेट का इशू जो है वो मेरे ख्याल में पूरे पाकिस्तान में बना हुआ है इंटरनेट का इशू। इंटरनेट की वजह से क्लास को पता नहीं क्या हो रहा है। न्यूज़ में मैंने देखा था कि इंटरनेट का इशू बना हुआ है, तो वैसे इधर तो है हमारे पास। अच्छा, ये सिंपल पोल है। अच्छा, उसके बाद अगर हम थोड़ी सी और एग्जांपल को अगर हम डिस्कस कर लें, मैं अगर आपको फंक्शन दूं एफ ऑफ जी इज इक्वल टू ये वाली, तो मैं बोलूँ कि इसमें हमारे पास पोल कौन सा होगा, तो आपको पता है टेंजेंट जी को हम क्या लिख सकते हैं, साइन जी ओवर कोसाइन जी। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि यहाँ पर ऑर्डर को छोड़े, पहले ये बताएं कि यहाँ पर जो पोल है वो कौन सा है। पोल पोल हम इसी तरीके से फाइंड करते हैं ना, तो कोसाइन जी इज इक्वल टू जीरो और जी इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा, कोसाइन इनवर्स जीरो। और कोसाइन इनवर्स जीरो कहाँ पर जीरो होगा, π/2 के ऑड मल्टीपल सारे, मतलब हम इसको लिखेंगे टू, 2n+1 यस 2n+1 और साथ वाला क्या लिखेंगे, पाई π/2। पाई बाई टू। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो पोल हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, क्या वो फाइनाइट पोल है या इनफाइनाइट पोल है? इनफाइनाइट। यस, यहाँ पर इनफाइनाइट पोल है। बाज़ बात हमारा कम्प्लेक्स फंक्शन होता है उसके जो पोल होते हैं वो क्या होते हैं, इनफाइनाइट होते हैं। ठीक है, अच्छा, तो आप इसका ऑर्डर किस तरीके से फाइंड करेंगे? फॉर एग्जांपल, अगर आपको पता है कि π/2 एक है ना, π/2 का मैं ऑर्डर फाइंड करना चाह रहा हूँ, g इज इक्वल टू π/2, तो देखें हम क्या करेंगे, लिमिट z अप्रोचेस टू π/2। ठीक, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, z माइनस π/2, सही, और यहाँ लिखूंगा साइन z ओवर कोसाइन जी। ठीक, अब यहाँ पर ज़रा गौर करें, क्या वहाँ तो हम कैंसिल कर देते थे इन चीज़ों को, क्या यहाँ पर हम 1 या 2 पावर लेकर उसको कैंसिल कर सकते हैं डिनोमिनेटर के साथ? तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, किसी को कोई आइडिया हो इसके रिलेटेड? cos जी को टेलर फॉर्म में लिखेंगे।
टेलर फॉर्म में लिखने से हाँ कुछ इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अगर आप लिमिट की ही डेफिनेशन को वो लगाएं, ओड मल्टी नहीं एक मिनट रुकें, अगर हमने z माइनस पाई बाई टू लिया ना, तो अब मुझे बताएं कि इस लिमिट का आंसर क्या आएगा। ये जो मैंने सामने लिखी हुई है, डायरेक्टली पुट करने से पाई बाई टू क्यों कौन सी फॉर्म बनेगी? 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म, पता सॉरी हाँ नहीं वो नहीं आएगी, 0/0 फाइनाइट बनेगी केस ना। फॉर्म जी तो जी नहीं आएगी। जी अब मुझे बताएं कि लिमिट में जब 0/0 फॉर्म बनती है तो हम क्या करते हैं, अभी पता चल जाता है। लॉपिटर रूल लगाते यस, हैं। वहां पर हम क्या लगाते हैं, लोपिटर रूल। और विद रिस्पेक्ट टू हम किसके लेंगे, जी के। तो जी के हिसाब से अगर जी हम जी जी डेरिवेटिव ऊपर लें तो वो 1 आ जाएगा, और साइन जी का डेरिवेटिव क्या आएगा, कोसाइन जी। ठीक, और साइन का डेरिवेटिव क्या आएगा, सॉरी कोसाइन जी का नेगेटिव, ये वाली चीज। ठीक है, तो अब जरा इसमें लिमिट पुट करें ना, कि लिमिट का आंसर क्या आएगा। अब लिमिट का आंसर क्या आएगा, ये लोपिटर रूल अप्लाई। जवाब जी 0 ये साइन जी, जब आपने कहा है कि मतलब हम लोगों ने लिमिट देखनी है, तो साइन जी में हम जब फाइव बाय टू पुट करेंगे तो वो 1 नहीं होगा। वो 1 हो जाएगा, लेकिन इस चीज की इसका क्या आंसर आएगा, ये भी तो ऊपर है ना नोमिनेटर में। अब आई समझ इस चीज की, इसमें नो, जब 5/2 पुट करेंगे। न्यूमरेटर में हम लोग प्रोडक्ट रूल नहीं लगाएंगे डेरिवेटिव का न्यूमरेटर में। हाँ बिल्कुल, ये भी है, तो चेक कर लेते हैं एग्जैक्टली ये भी है। फिर तो 0/0 प्रेशर फॉर्म तो नहीं है। इसको चेक कर लेते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इसका डेरिवेटिव लिया तो ये आ गया 1, और इसका लिया तो ये क्या आ गया, साइन जी। ठीक है, अब प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में। अब हमने लेना है बेसिकली साइन जी, वैसे का वैसे आ जाएगा। और नहीं, हमने एक मिनट, आपने दो दफा ले लिया डेरिवेटिव, पहली केस। सही है, इसको ऐसे रहने दो। फर्स्ट डेरिवेटिव या सेकंड डेरिवेटिव आएगा। ये चीज़, और इधर हम जब डेरिवेटिव लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, साइन जी वैसे का वैसे भी 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हम इस तरह टैकल इसको किस तरीके से करेंगे, ये तो हमारे पास अगर हम इसमें 5/2 पुट करते हैं तो फर्स्ट टर्म तो 0 हो सर जाएगा। सर कॉस को भी चेंज कर दे सर, माइनस साइन जी नीचे डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो ऊपर वाली टर्म तो फिर हमारे पास 1 बन जाएगी, लेकिन नीचे वाली एक, तो क्या ये 0/0 फॉर्म बनती है। 0/0 फॉर्म के अलावा अगर हम, नहीं बन रही। नहीं नहीं एक मिनट, मैं तो कंफ्यूज हो गया हूँ। अच्छा, ऊपर थी लिमिट, अब साहर से आते हैं यहाँ। तो हमने क्या किया कि हमने जब इसमें लिमिट डायरेक्टली पुट की, तो क्या हुआ आपको पता, लिमिट दो फंक्शन पर अप्लाई हो तो वो अलग अलग अप्लाई हो सकती है। तो हमें पता चला कि वहाँ 0/0 की फॉर्म बन जाती है। ठीक, जब 0/0 की फॉर्म बन गई तो फिर हमने उस पर क्या लगाया, लोपिटर रूल। तो ये लोपिटर रूल मतलब डेरिवेटिव लिया। जब डेरिवेटिव लिया तो अब हमने उसमें पुट करना है 5/2, तो ये टर्म तो हमारे पास क्या बन गई, 0। जब इसमें पुट करेंगे तो ये क्या बन जाएगी हमारे पास, 5/2। ठीक है, 1 नहीं आएगा। 1 आ जाएगा, और नीचे क्या आ जाएगा, जवाब जब भाई नीचे cos जी नहीं आएगा, माइनस साइन जी आएगा। और नीचे माइनस साइन जी आएगा। ओके ओके ओके, तो वो 1 हो जाएगा, ठीक होगा, हो क्या हो सर जाएगा, आंसर 1 आता है। तो 1। माइनस 1 अब आएगा। अब चले -1 कोई मसला नहीं, हमारा यहाँ मकसद
ठीक है, वो आप बता रहे हैं, शुक्रिया, लेकिन यहाँ पर हमारा मकसद जो है वो आंसर के साथ नहीं है। फाइनाइट आ गया तो बात खत्म होगी। तो फाइनाइट आ गया इसका मतलब है कि जो पाई/2 हमारे पास पोल है उसका ऑर्डर क्या है इस वक्त, वो 1 है। 1। तो 1 है तो इसका मतलब है वो पोल किस तरीके का है, वो सिंपल पोल है। तो सिंपल। इस तरह की बेशुमार एग्जांपल्स आप देख सकते हैं जहां पर जो पोल है वो सिंपल पोल होंगे, जिनके ऑर्डर 2 होंगे, जिनके ऑर्डर 3 होंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को देखिएगा, क्योंकि ये सिंपल पोल को हम यूज़ करेंगे आगे जाके रेजिड्यू में, ठीक है। तो अभी हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, रेजिड्यू, ठीक है। तो रेजिड्यू क्या होता है कि सपोज हमारे पास, उस दिन भी मैंने बताया था, सपोज अगर हमारे पास जी नोट एक कौन सी सिंगुलैरिटी हो, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी हो ऑफ एफ ऑफ जी, देन लॉरेंट सीरीज जो होगी, हम लॉरेंट सीरीज आपको उस दिन भी बताया था, हम इस तरीके से लिखते हैं लॉरेंट सीरीज, किस तरीके से कि हम लिखते हैं ए नोट प्लस ए वन, साथ क्या लिखते हैं जी माइनस जी नोट, इस तरीके से, प्लस ए टू जी माइनस जी नोट का स्केयर, प्लस सो ऑन, और लास्ट पे जाके हम दूसरी एक्सपेंशन जब लिखते हैं तो वो क्या लिखते हैं बी नोट प्लस बी वन ओवर जी माइनस सी नोट की पावर 1 प्लस बी टू ओवर जी माइनस जी नोट की पावर 2 प्लस ओ। तो ये हमारे पास अगर आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी है तो उसकी जो लॉरेंट सीरीज एक्सपेंशन होगी वो इस तरीके से होगी, ठीक है। तो रेजिड्यू को हम डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं द कोफिशिएंट, जो लॉरेंट सीरीज का कोफिशिएंट होता है कौन से वाला वाला, b1, ठीक है, इज कॉल्ड का कहलाता है, इज कॉल्ड रेजिड्यू, इज कॉल्ड रेजिड्यू। अब रेजिड्यू के बहुत ज़्यादा फायदे हैं, आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा। जिस तरह से मैं इसको लिख सकता हूँ कि रेजिड्यू फंक्शंस का किस पॉइंट पे, जी नॉट पे, तो वो हमारे पास क्या होता है बेसिकली, इसको जब हम डिफाइन करते हैं दैट इज b1, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा। अच्छा, और आपको नेक्स्ट जो चीज़ है वो एज अ रिमार्क के तौर पे याद रखें, एज अ रिमार्क, कि हमारे पास जो b1 होता है ये बेसिकली 1/2 पाई आयोटा सी क्लोज कर एफ ऑफ जी, और साथ क्या आता है टी जी, ठीक है। तो ये बेसिकली एक फार्मूला है रेजिड्यू के लिए कि फॉर एग्जांपल अगर कोई फंक्शन जो है वो अपने तमाम पॉइंट्स पे होलोमॉर्फिक है एक्सेप्ट उसके पोल पे, ठीक है, जहाँ से रेजिड्यू आता है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि उसकी जो इंटीग्रेशन होती है एफ ऑफ जी डी जी, ये इसको हम जनरलाइज भी करेंगे, वो होती है 2 पाई आयोटा प्लस क्या होता है b1, b1 हमारा क्या है रेजिड्यू। यहाँ पर तो रेजिड्यू सिर्फ b1 है, आपको पता है कुछ फंक्शंस में, कुछ क्या बहुत ज़्यादा फंक्शंस में जो है रेजिड्यू एक से ज़्यादा हो जाता है, तो फिर हम b1 की जगह पर बोला क्या लिखेंगे, सम ऑफ रेजिड्यूज। तो हम उसका क्या लेते हैं, सम लेते हैं, ठीक है। तो ये बात याद रखनी है। तो हम अभी कुछ मेथड्स देखते हैं रेजिड्यू फाइंड करने के। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर हमारे पास कोई सिंगुलैरिटी जो है, सिंगुलैरिटी हमारे पास क्या आ जाए, पोल आ जाए, ठीक, और पोल जो है वो किस तरीके का पोल हो, दैट इज सिंपल पोल, ठीक है। तो सिंपल पोल के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है रेजिड्यू फाइंड करने का, कि आप किस तरीके से रेजिड्यू फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी नोट वेयर जी नोट इज अ सिंपल पोल, इसका फार्मूला होता है लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट, इसका फार्मूला होता है जी माइनस जी नोट और एफ ऑफ जी, यही फार्मूला होता है, कुछ इसमें चेंजिंग तो नहीं है। जी भाई यही यही होता होता है। है। कोई ये यहाँ पर कंडीशन तो नहीं है यहाँ पे एन की, नहीं। ओके, क्योंकि जाहिर बात है सिंपल पोल है तो यहाँ पर पावर भी तो क्या आएगी, 1 आएगी, ठीक है। तो ये सिंपल फार्मूला होता है टू फाइंड द सिंपल पोल। फॉर एग्जांपल
अगर हम देखें इस एग्जाम्पल के तौर पे देखना चाहें कि किस तरीके से हम फाइंड करते हैं, तो आपको यहाँ क्लियरली नजर आएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/z, ठीक है। अब 1/z है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमारे पास पोल है और सिंपल पोल है एट जीरो। तो हम किस तरह से इसका रेजिड्यू फाइंड करेंगे? रेजिड्यू ऑफ एफ ऑफ जी एट पॉइंट जीरो। तो इसका फार्मूला क्या होगा? लिमिट जी अप्रोचेस टू जीरो जी, और यहाँ क्या आ जाएगा? 1/z। बात समझ आ रही? क्योंकि जी माइनस जी नोट तो मतलब वहाँ जीरो, तो ये इसके साथ क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो इसका इस वक्त रेजिड्यू जो है वो क्या है? 1 है, ठीक है। अगर आप इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करना चाहें किसकी? 1/z की, अभी फार्मूला पड़ा था डी जी की, तो वो किसके बराबर होगी? अभी फार्मूला पड़ा था 2 पाई आयोटा, और मल्टीप्लाई किसके साथ करेंगे? 1 के साथ। समझ आ रही है? तो रेजिड्यू का ये फायदा है कि आपके पास अगर कुछ मुश्किल इंटेग्रल जो होते हैं उनकी हम इंटीग्रेशन तकरीबन बहुत आसान वे से कर सकते हैं उनके रेजिड्यू फाइंड करके। ठीक हो गया? ये रेजिड्यू की बहुत बड़ी एप्लीकेशन है। अभी हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि हमारे पास पार्शियल रेजिड्यू फार्मूला क्या होता है। बल्कि एक फार्मूला और मैं थोड़ा सा जनरलाइज कर देता हूँ कि अगर हमारे पास जो पोल है वो सिंपल ना हो तो इसको बोलते हैं हम रेजिड्यू फार्मूला। तो रेजिड्यू फार्मूला क्या कहता है? एफ ऑफ जी का रेजिड्यू, ठीक है, किसी पॉइंट पे जी नोट पे, किसी भी पॉइंट जी नोट पे, तो हम किस तरीके से फाइंड करते हैं? वो होता है 1/n-1 का पिक्टोरियल, ठीक। लिमिट जी अप्रोचेस टू जी नोट, और साथ ये क्या होता है? अगर यहाँ पर हमारे पास n-1 है, मतलब n यहाँ पर क्या किस चीज को डिनोट कर रहा है भला? ये जो n है, nth नो, ऑर्डर पोल ऑफ द के कॉल। यस, ऑर्डर को। पोल के ऑर्डर को डिनोट कर रहा है। तो डी जी की पावर n-1, और हम क्या कर रहे हैं? बेसिकली जी माइनस जी नोट की पावर क्या ले रहे हैं? n ले, n ठीक है। और साथ इसकी तो क्या चीज ले रहे हैं? एफ ऑफ जी जो हमारा फंक्शन है। इस तरीके से फाइंड करते हैं। तो ये जनरलाइज फार्मूला है, इसको लाजमी माइंड में रखिएगा क्योंकि ये ज़्यादा काम आता है। सिंपल पोल का तो इजीली है, जैसे पोल का ऑर्डर फाइंड करते हैं उस तरीके से, ठीक। अच्छा, तो अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक सब ये एक एग्जाम्पल हो, जैसे कि अगर हमारे पास हो एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1/, यहाँ पर हो जी स्क्र माइनस, सॉरी 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 सॉरी, थोड़ा सा, अब जितना हमें आइडिया हो गया हम देख के ही बता सकते हैं। यहाँ मुझे बताएं कि यहाँ पोल कौन सी चीज़ है? यहाँ में किस पॉइंट पे पोल है? जी इज इक्वल टू टू 2। तो अब मुझे बताएं कि जी इज इक्वल टू 2 पे पोल तो है, बट क्या वो सिंपल पोल है या किस ऑर्डर का पोल है? ऑल सेकंड ऑफ ऑर्डर ऑर्डर का। टू। यस, सेकंड ऑर्डर का है, तो सेकंड ऑर्डर के लिए हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे, एन की जगह पर 2 पुट करेंगे तो उसका फिक्टोरियल आ जाएगा। और लिमिट नहीं, सॉरी, यहाँ क्या था? सॉरी, लिमिट जवाब भाई, लिमिट ही था, साथ में डेरिवेटिव था। लगा देते हैं जी नॉट, और डेरिवेटिव हमने अगर nth है तो हमने फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेना है किसका? डी जी का। और जी माइनस जी नोट हमारा यहाँ क्या है? 2 है, और फंक्शन हमारा क्या है? बेसिकली यहाँ पर 2 भी लगाना, 1/g-2 की पावर 2, ठीक। इसके साथ ये चीज़ क्या होगी? कैंसिल होगी। तो आप मुझे बताएं कि यहाँ पर 1 का डेरिवेटिव क्या आएगा d/dg के हवाले से? जीरो नहीं, जी जी, जी कैसे आएगा? जीरो ही नहीं, आएगा। जीरो ही आएगा। और जीरो पे लिमिट अप्लाई करने से क्या आ जाएगा? जीरो ही रहेगा। तो क्या इसका ये जीरो आ जाएगा, मतलब रेजिड्यू? बन तो जीरो ही रहा है। बात तो वाकई जीरो रहा है, लेकिन
अच्छा देख लेते हैं इसको थोड़ा सा कि अगर हम फॉर एग्जांपल इंटीग्रेशन लेने की ट्राई करें दूसरे तरीके से, किसकी भला इंटीग्रेशन, किसकी 1/z-2 का स्क्वायर और dz। तो बेसिकली हम इसकी इंटीग्रेशन यही फाइंड कर रहे हैं कि ये चीज़ है और ये चीज़ ज़ीरो है, तो ये क्या हो जाएगी ज़ीरो। अब इसका जो 2 है वो अगर हमारे पास ज़ीरो कब इंटीग्रेशन आएगी, जब इसका जो कंटोर है वो इस तरीके का कुछ हो, ये वाला, कि वो हमारे पास हो z इज इक्वल टू, यहाँ पर क्यों इंटीग्रेशन यूनिट सर्कल पे 0 आएगी। यूनिट सर्कल पे तो जीरो आएगी, लेकिन यहाँ पे यूनिट सर्कल पे जीरो आएगी। ठीक है, अच्छा 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 ठीक है। यहाँ पर कहीं हम जो सेंटर है वो जीरो पे तो नहीं लेकर क्या वो, वैसे अगर हम उसको ग्रेटर कर दें फिर तो ये जीरो नहीं आएगा, तो वहां पर रेजिड्यू फिर हमें कैसे हेल्प करेगा, ये चीज, ये चीज यहाँ पर नोट की है कि रेजिड्यू पे हम बेसिकली कौन सी कंडीशन रख रहे हैं जहाँ पर -b। तो जो आता है रेजिड्यू 0 भी तो हो ही सकता है। हाँ वो हो सकता है, ठीक है, मैं बस वो थोड़ा सा देख रहा था, लेकिन मुझे अभी भी कंफ्यूजन है, मैं देखूंगा इसको। वो तो रेजिड्यू हो सकता है, लेकिन वो एक स्पेशल कंडीशन है कि अगर हम जो कंटोर है वो कौन सी ले लें, यूनिट सर्कल ले लें या उससे 1.5 ले लें, ताकि वो जो 2 है वो बाहर चला जाए, फिर तो वो उसकी इंटीग्रेशन जीरो हो जाएगी। अच्छा चलें ठीक है, वो मेरे माइंड में है कंफ्यूजन, मैं उसको देखूंगा। अच्छा ठीक हो गया, ये था हमारे लिए फार्मूला रेजिड्यू का। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज अ Cauchy रेजिड्यू थ्योरम। ठीक है, Cauchy रेजिड्यू थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जी, उसमें हमारे पास आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, आइसोलेटेड सिंगुलैरिटीज हैं, ठीक, और हमारे पास उसमें आती हैं सिंगुलैरिटी किस तरह की, फाइनेट, ये याद रखना, फाइनेट के लिए है, फाइनेट नंबर ऑफ पोल्स के लिए, अगर पोल जो हैं वो हम, अच्छा अभी हमने थोड़ी देर पहले अप्लाई किया था टेंजेंट ऑफ जी, क्या वहां पर हम काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं भला? नहीं। भला क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर जो पोल आ रहे थे वो हमारे पास क्या आ रहे थे, इनफाइनाइट आ रहे थे। तो यहाँ पर हम जो काशी रेजिड्यू थ्योरम है वो हम फाइनाइट पोल्स के लिए कहते हैं, तो वो हम कहते हैं किसी क्लोज कर्व के लिए एफ ऑफ जी की जो इंटीग्रेशन होती है डी जी, वो बराबर होती है 2 पाई आयोटा और सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेकर इसको फाइनाइट का आर तक और रेजिड्यू, ठीक है, इसको जे कर लेंगे बेशक जे। तो ये फार्मूला होता है, तो आप इसका प्रूफ भी दे सकते हैं। अच्छा, अगर आप इसकी एप्लीकेशन देखना चाहें तो आपको इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा मिलेंगी। कोई बता सकता है कि काशी रेजिड्यू थ्योरम की एप्लीकेशन सबसे मेन चीज़ क्या है, इसकी एप्लीकेशन, अगर कोई फॉर एग्जांपल पूछना चाहे तो? तो इसकी एप्लीकेशन मेन जो है वो यही है कि हम इससे जो हमारे पास लेंथ इंटेग्रल्स होते हैं उनकी हम इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये इसका सबसे बड़ी एप्लीकेशन है। ठीक है, कि फॉर एग्जांपल अगर मिसाल के तौर पे हमारे पास एक इंटेग्रल हो इस तरह का, कि ये देखें ये वाला, और हो 1 - z⁴/z⁴ और e की पावर क्या हो 2z dz। अब हम इसकी इंटीग्रेशन किस कहाँ पे फाइंड करें, यूनिट सर्कल पे। तो बात ये है कि यहाँ पे हम काशी रेजिड्यू थ्योरम यूज कर सकते हैं, क्यों, किस तरीके से कर सकते हैं, आपको पता है कि यहाँ पर जो पोल है वो कौन सा है, इस फार्मूला इस फंक्शन में एफ ऑफ वी में पोल कौन सा है? c = 0। यस जीरो, ठीक है।
और ज़ीरो जो पोल है वो आप देख सकते हैं कि यहाँ पोल बन रहा है, तो आप उसका देखिए सबसे पहले उसका रेजिड्यू फाइंड करें। रेजिड्यू जब फाइंड करेंगे तो उसको सिंपल 2 पाई आयोटा के साथ मल्टीप्लाई कर दें, तो वो देखिए ना, आप इतने लंबे प्रोसीजर से बचने के लिए आप सिंपल इसका जीरो पे रेजिड्यू फाइंड करें। और रेजिड्यू का फार्मूला भी आपको आता है, ठीक है, कि किस तरीके से आप रेजिड्यू फाइंड करते हैं। रेजिड्यू एट फंक्शन एट ज़ीरो, तो ज़ीरो पे किस ऑर्डर का है फिर उस हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ऐसे ही है, देखना पड़ेगा। तो आपको एक और भी बात बताऊं, जब हम बाज़ औक़ात रेसिड्यू फाइंड कर रहे होते हैं तो हम उसकी लॉरेंट सीरीज भी ओपन कर लेते हैं। जानते हैं आप इस चीज़ को? जैसे हम इस क्वेश्चन में चलो कर लेते हैं, एफ ऑफ जी इज इक्वल टू 1 माइनस जी की पावर 4, वो भी फार्मूला ठीक है, वो भी आसान है ये चीज़, लेकिन एक और वे है ये वाला। तो हम, आपको पता है 1 ओवर इसको अलहदा कर सकते हैं, ठीक है, और दूसरे को हम अलहदा कर सकते हैं, कि हम लिख सकते हैं इसको 1 ओवर जी की पावर 5, 1 ओवर जी की पावर 5 माइनस 1 ओवर जी और ई की पावर 2 जी। और सबको पता है कि ई की पावर 2 जी की जो सीरीज होगी वो किस तरह की होगी, वो हमारे पास 1 + 2 जी प्लस 2 जी का स्केयर ओवर 2 का फैक्टोरियल प्लस क्या होगी, सो ऐसे होगी, इज इक्वल टू 1 ओवर जी की पावर 5 माइनस 1 ओवर जी, ठीक। अब यहाँ से अगर आप लोग देखना चाहें तो आपके पास 1 ओवर, अच्छा ठीक है, अब यहाँ आप पे मैं छोड़ता हूँ कि हमारे पास लॉरेंट सीरीज में, याद रखिएगा, लॉरेंट सीरीज में जो 1 ओवर जी के साथ वाला कोफिशिएंट होता है वो बेसिकली हमारे पास क्या होता है, वो रेजिड्यू होता है, ठीक है। तो अब यहाँ तक तो मैंने लिख दी है लॉरेंट सीरीज, तो यहाँ देखकर मुझे बताइएगा ना कि इसमें पोल कौन सी चीज़ बनती है, पोल नहीं, रेजिड्यू क्या बनता है। -1। -1 नहीं, ये भी तो देखे ना कि जी इस साइड पे भी है और यहाँ पर भी है। ये बेसिकली दो सीरीज, अभी दो टर्म जो है वो मल्टीप्लाई हो रही है, तो आप उस हिसाब से देखें। जवाब भाई 1 आएगा शायद। 1 जी की पावर 5 है ना, तो सेकंड टर्म में तो उसने कैंसिल हो जाना है, अभी देखें, लेकिन वो फिर 1 दूसरी की ओवर जी तरफ की भी पावर आएगा। 5 जो है उसको अगर 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये चीज़ आ जाएगी, हम देख लेते हैं अभी। जी इसके साथ करें तो 2 ओवर जी की पावर 4 आ जाएगी, और आगे करते जाएं तो हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी 4 जी स्क्वायर ओवर जी 5, तो ये क्या आ जाएगा, 4/2 जी की पावर 3 प्लस, आपको पता आगे आएगा 3 जी क्यूब, फिर क्या आएगा 4 जी, तो ये कब जाके इसको कैंसिल करेगा कि नीचे 1 ओवर जी रह जाएगा। हमारा मकसद है 1 ओवर जी फाइंड करना, तो कब आएगा अभी पता चल जाता है। यहाँ पर ये कैंसिल नहीं हो जाएगा, ये जी का स्क्वायर, ठीक है, नहीं अभी नहीं होगा, जी स्क्वायर जी की पावर जब 4 आएगी तब होगा, ऐसे ही है। हाँ जी, 2 जी पावर 4/4 फैक्टोरियल। 2 जी पावर 4 ओवर किसका आएगा नीचे फैक्टोरियल, नीचे अकेला जी बच जाएगा। नहीं नीचे फैक्टोरियल भी सिर्फ आएगा 4 का, अच्छा 4 का फैक्टोरियल, ओके ठीक, तो ये कैंसिल होकर बच गया, ठीक है, ओके। अच्छा ये तो आ गया। अब सेकंड नंबर जब हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब भी क्या आ जाएगा, -1 ओवर जी आ जाएगा, ऐसे ही है। तो यहाँ से आपने 1 ओवर जी को क्या लेना है, कॉमन, कॉमन लेना है ना यहाँ से, तो जब कॉमन लेंगे 1 ओवर जी को बाहर, तो आपके पास यहाँ 1 बच जाएगा, और यहाँ पर 12 12 24, तो ये बेसिकली 2 की पावर 4 थी, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 16/24, सही। तो ये है इसके साथ, तो जब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा
-8/24, ये क्या आ जाएगा -1/3। ये बेसिकली रेजिड्यू आया हमारे पास जो 1/g का कोफिशिएंट था। ठीक है, तो आप सिंपल उसकी जो इंटीग्रेशन थी वो किस तरीके से फाइंड कर सकते थे, बाय यूजिंग द काशी-रेज़िड्यू थ्योरम। इसको मल्टीप्लाई करते आप -1/3 के साथ, तो ये बन जाना था -2πi/3। ये आपकी इंटीग्रेशन का आंसर था। ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेश्चन है इसमें तो वो कर ले, जो है वो डिस्कस, नहीं तो फिर हम आगे चलते हैं। जवाद भाई इसकी एक एप्लीकेशन और करवा दें। मतलब क्वेश्चन भी हैं, आप कोई जी थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन देख लें, खुद ही काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगे एग्जाम्पल जिल की बुक से। तो जस्ट या तो आप वो रेसिड्यू फार्मूला यूज़ कर लें या लोरेंट सीरीज यूज़ कर लें। मतलब मैथमेटिक्स में हम क्या करते हैं कि हमें जहाँ से शॉर्ट ट्रिक मिल रहा होता है हम उसको वहीं से लेके चलना शुरू कर देते हैं। सही है, तो वहाँ पर बेशुमार आपको एग्जाम्पल जो हैं वो मिल जाएंगे। बेसिकली यहाँ पे तो अच्छा, मतलब आप चाह रहे हैं कि हम एक और क्वेश्चन यहाँ डिस्कस कर लें उसके रिलेटेड। अच्छा, मैं देखता हूँ, जी भाई। एक मिनट। यहाँ पर यही चीज़ देख लें कि अगर आपके पास चलिए एक सामने एक क्वेश्चन आ गया है, अगर हमारे पास एफ ऑफ जी हो, सॉरी इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो किसकी, साइन जी ओवर जी⁴ डी जी। तो आपने इसकी इंटीग्रेशन फाइंड करनी, तो आपको पता है यहाँ जो पोल है वो है ज़ीरो। सही, अगर ज़ीरो पोल है और किस ऑर्डर का है, 4 ऑर्डर का, तो 4 ऑर्डर के लिए हम वो वाला फार्मूला यूज़ करेंगे 1/4 - 1 का फैक्टोरियल। ठीक, और लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और थर्ड टाइम डेरिवेटिव लेंगे आप इस वक्त किसका भला, z - z0 हो गया तो इसकी पावर 4 होगी, sin z/4। ठीक है, तो ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। साइन जी का अगर हम थर्ड टाइम डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा, साइन का कोसाइन आ जाएगा नेगेटिव। ठीक है, और कोसाइन का फिर साइन आ जाएगा, माइनस साइन। साइन का कोसाइन आ जाएगा फर्स्ट डेरिवेटिव, फिर कोसाइन का साइन आ जाएगा, और साइन का फिर क्या आ जाएगा, माइनस कोसाइन। ठीक है, ठीक हो गया, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस कोसाइन जी, और लिमिट हम लिमिट जी अप्रोचेस टू 0। जब इसमें लिमिट जी अप्रोचेस टू 0 करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, 1 हो जाएगा, सॉरी -1। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो ये 3 का फैक्टोरियल, तो ये 6 आ जाएगा, तो ये क्या आ गया, रेजिड्यू -1/6 आ गया। तो आप इसकी सिंपल एप्लीकेशन है कि इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, जो हमने फंक्शन लिया था एफ ऑफ डी जी, ये हो जाएगा 2πi मल्टीप्लाई बाय रेजिड्यू -1/6, तो दैट विल बी -πi/3। सही होगा, तो ये एप्लीकेशन है इसकी। ठीक है, तो मेरे ख्याल में, जहाँ तक मेरा ख्याल कहता है कि हमारे पास तकरीबन तमाम टॉपिक्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं कॉम्प्लेक्स के। ठीक है, एक चीज़ डिस्कस करने की, एक होती है ऑर्थोगोनल फैमिली। ऑर्थोगोनल फैमिली कर्व्स होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक एफ ऑफ वी हो तो उसमें आप लिख सकते हैं इसको यू एक्स वाई प्लस अल्फा, ये मेरे सामने एक डेफिनेशन आई हुई है। तो ये फंक्शन u है, ये फंक्शन v है, तो ये ऑर्थोगोनल फैमिली कब होगी, जब ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, u x v x प्लस u y v y इज इक्वल टू 0। आपको पता है ये u x v y ये क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है। ठीक है, हम इस तरह के इक्वेशंस को हम सी आर इक्वेशन में भी देख रहे थे, पार्शियल डेरिवेटिव को। मीन के ये एमसीक्यू भी समझने की, यहाँ यू एक्स वी एक्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस यू वाई एंड वी वाई का। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा, इसका मतलब ये है कि u और v हर पॉइंट पे
अगर देखा जाए तो वो एक दूसरे पे क्या होंगे, ऑर्थोगोनल फैमिलीज का क्या मतलब है, परपेंडिकुलर होंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ आ गई। तो कम्प्लेक्स की तकरीबन ओवरऑल चीज़ें जो हमारे पीपीएससी के हवाले से हैं वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा, ठीक है, उसके भाई बाद जिल की बुक का जो लास्ट चैप्टर है वो रहने लगे। मैं वो डेफिनेशन लिखने लगा था, उसमें काम पूछते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। अच्छा, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, आपको पता है मैपिंग जो होती है हमारे पास एक सेट से दूसरे सेट्स की तरफ होती है, और यहाँ पर जो हम मैपिंग यूज कर रहे हैं वो कौन सी मैपिंग है हमारे पास, कॉम्प्लेक्स मैपिंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो कॉन्फॉर्मल मैपिंग में एक सेकंड, ओके, मेरे पास यहाँ पर कुछ है डेफिनेशन। अच्छा, देखते हैं कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या होती है। अच्छा, ये इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, तो कॉन्फॉर्म इसके बारे में हमने डिटेल से नहीं पढ़ना, जस्ट डेफिनेशन को समझने की कोशिश कीजिएगा। अच्छा, अगर हमारे पास ये कर्व है, ठीक है, ये C1 है, ये C2 है, इसको हम पीस वाइज कह सकते हैं कि ये हमारे पास है, और इन दोनों कर्व्स के दरमियान एंगल कितना है, अल्फा है। ठीक है, बेसिकली आप कंसेप्ट को समझें कि है क्या। और दूसरी साइड पे हमारे पास C1 कर्व है और हमारे पास C2 कर्व है। ठीक है, बेसिकली ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, बात ये समझें। अब ये एंगल यहाँ पर बना रहा है अल्फा और ये बना रहा है बीटा, सही। अगर हम इसको एक मैथ के थ्रू, ये वाला हमारे पास हम कहते हैं जी प्लेन है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा प्लेन है, जी है, और ये हमारे पास है डब्ल्यू प्लेन। ठीक है, और इसमें दो हमारे पास कर्व्स उधर पड़ी हैं और दो कर्व्स उधर पड़ी हैं। बेसिकली जो C1 प्राइम है, ये बात को समझे, C1 और C2 प्राइम है, ये बेसिकली इमेज है किस चीज के, C1 के एंड C2 के। क्योंकि आपको पता है जब मैप हम करवाते हैं किसी सेट्स को, तो वो दूसरे पे जाकर मैप होता है दूसरे सेट में, तो ये बेसिकली उसके हम कह सकते हैं कि इमेज है। C1 एंड C2 प्राइम आर द इमेज ऑफ C1 एंड C2। इस फंक्शन के तहत जो फंक्शन हमने लिखा है W इज इक्वल टू एफ ऑफ जी। ठीक है, अब अल्फा एंगल है फर्स्ट में और बीटा एंगल है सेकंड में। ठीक है, अगर हमारे पास आफ्टर द मैपिंग, आफ्टर द मैपिंग हमारे पास जो एंगल है अल्फा वो किसके बराबर रहे, बीटा के, तो इस चीज का मतलब क्या है कि इस मैपिंग ने एंगल को क्या कर दिया है, प्रिजर्व। रिजर्व कर दिया। ठीक है, मतलब कि एंगल में आफ्टर द ट्रांसफॉर्मेशंस, आफ्टर द मैपिंग, आफ्टर द फंक्शंस, के हमारे पास जो एंगल में चेंजिंग है वो नहीं आई। ठीक है, तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो वो मैपिंग होती है, दैट अ मैपिंग इन अ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अ मैपिंग, देखते हैं, अ मैपिंग दैट प्रिजर्व एंगल बिटवीन टू कार्ड हमारे पास क्या कहलाता है, कॉन्फॉर्मल मैपिंग, कॉन्फॉर्मल मैपिंग। तो इसको समझना कोई मुश्किल बात नहीं है, मैंने डायग्राम से भी बता दिया, आई थिंक सो समझ आएगी होगी डेफिनेशन की। ठीक है, अब हम इसका कोई देखते हैं कि थ्योरम से हमें किस तरीके से कुछ इसकी हम देखते हैं एप्लीकेशंस। ठीक है, एक थ्योरम की हम स्टडी कर लेते हैं फ्रॉम द जिल।
अगर हमारे पास एक एनालिटिक फंक्शन है इन डोमेन डी ऑफ जी प्लेन, मैं पहले की बात कर रहा हूँ इस वाले की, क्योंकि पहला मैंने प्लेन को क्या बोला था कि ये प्लेन जो है ये जी है, और नेक्स्ट वाले को मैंने क्या बोला था, डब्ल्यू है। तो थ्योरम है, थ्योरम को समझिएगा कि ये जो फंक्शन है अगर हमारे पास क्या है, एनालिटिक है, एनालिटिक से मुराद होलोमोर्फिक है, ठीक है, जी प्लेन में, तो देन हमारे पास जो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है एफ ऑफ जी, ये हमारे पास इन डोमेन डी, इन डोमेन, आपको ये बताऊं कि ये जो फंक्शन एफ ऑफ जी है ये एनालिटिक है किस डोमेन में, डी डोमेन में, कुछ डोमेन में अपनी में, सही है। अगर उसमें ये एनालिटिक है और जो फंक्शन है कॉन्फॉर्मल मैपिंग क्या करेगा, कॉन्फॉर्मल मैपिंग होगी, ठीक है, फ्रॉम डोमेन डी से अनदर की तरफ। कंडीशंस क्या है, इसको समझिएगा। कंडीशन ये है कि उसका अगर डेरिवेटिव लें किसी भी पॉइंट वो पे, जीरो ना है। तो वो हमारे पास जीरो ना आए। दिस वन इज इम्पोर्टेंट थ्योरम फॉर कन्फॉर्मल मैपिंग, चेक करने के लिए, तो इसको लाजमी याद रखिएगा फॉर ऑल जी बिलोंग, ये डी का बड़ी बात है कि डी में एफ ऑफ जी क्या है, एनालिटिक है, ठीक है। तो ये एफ ऑफ जी जो है ये कन्फॉर्मल मैपिंग कब कहलाएगी, जब हम तमाम जिस पॉइंट पे हम ले रहे हैं उस पॉइंट पे अगर हम क्या लें, डेरिवेटिव उसका लें, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या है, नॉन जीरो। तो हम कहते हैं कि वो जो मैप होता है दैट मैप इज अ कॉन्फॉर्मल मैपिंग, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसकी एग्जांपल्स वगैरह कीजिएगा, ठीक है। तो क्या मैं कुछ इसके रिलेटेड ना कॉन्फॉर्मल मैपिंग के रिलेटेड आपको कुछ सेंड कर दूंगा, लेकिन इसको याद रखिएगा। लास्ट वन हम एक चीज़ को देख लेते हैं, शायद पीपीएससी वाला पूछ ले ये वाली चीज़, कि हमारे पास ये फार्मूला बस याद रखिएगा, ये थोड़ा सा एडवांस टॉपिक है, बाइलिनियर मैप। व्हाट इज़ बाइलिनियर मैप, तो बस इसकी फार्मूलेशन याद रखें, क्योंकि मैंने ये पढ़ा था, लेकिन फ़िलहाल मुझे इसका इतना वो जो है याद नहीं है। कुछ लोगों ने पढ़ा भी होगा बीएस में, तो ये फार्मूले वगैरह इसकी याद रखें, फिर ये ना बाद में ये भी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है, ठीक है। अच्छा, क्या अगर हम सी को ज़ीरो कर दें यहाँ पे, तो कंडीशन होती है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है फिर क्या बन जाती है, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन बन जाती है। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा। यहाँ तक हमारी जो कम्प्लेक्स का क्या हो चुका है, एंड हो चुका है, सही। और लास्ट पर आपने कहना है एंड होते होते भी, लास्ट पर ना हमारे पास ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो कभी भी पीपीएससी वाला नहीं पूछेगा, लेकिन हम यहाँ पर कुछ उसका हवाला दे देते हैं कि वो चीज़ कौन सी है, शायद सबने पढ़ा हो, जिसको हम क्या बोलते हैं, कंटोर इंटीग्रेशन, कंटोर इंटीग्रेशन। और आपको पता है कंटोर इंटीग्रेशन की कितनी टाइप्स हम पढ़ते हैं, टाइप 1 की इंटीग्रेशन, टाइप 2 की इंटीग्रेशन और टाइप 3 की इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइप 1 की इंटीग्रेशन, टाइप 2 की इंटीग्रेशन, और नंबर 3 टाइप 3 की इंटीग्रेशन। तो बात बताने का मतलब ये है कि इन चीज़ों को बस देख लीजिएगा कि हमारे पास टाइप 1 के इंटीग्रेशन में क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल डिस्कस करूँ तो ये वाला इंटीग्रेशन 0 से 2 पाई है, सही है। तो इसमें हमारे पास जो फंक्शन होता है उसमें क्या होता है, या तो साइन थीटा होता है या क्या होता है, तो साइन थीटा होता है और डी थीटा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली हम कह रहे होते हैं कि एफ जो होता है वो रैशनल फंक्शन होता है, पी ओवर क्यू की फॉर्म। तो ये चीज़ों को देख लीजिएगा, लेकिन ये चीज़ें नो क्वेश्चन के तौर पर पूछी जाती हैं, कभी भी एमसीक्यूज में नहीं आएंगी, ठीक हो गया। अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो अभी पूछ लो, नहीं तो फिर हम जो है वो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस को यहाँ पर एंड करते हैं। किसी ने अगर कोई फॉर एग्जाम्पल चीज़ों को पूछना है तो वो यहाँ पर पूछ लो, ताकि हमें भी उस चीज़ का पता चल जाए। अदरवाइज हमारी कॉम्प्लेक्स क्या हो चुकी है, अल्हम्दुलिल्लाह एंड हो चुकी है, सही है। मैंने अपनी तरफ से कॉम्प्लेक्स की जितनी इंपॉर्टेंट थिंग्स थी वो आप लोगों के सामने रखी, ठीक है। कोशिश की कि हम चीज़ों को मैक्सिमम चीज़ों के साथ रिलेट करें, ठीक है। तो हो सकता है कुछ चीज़ें रह गई हों, आसान से रह जाती हैं, तो वो फिर इंशाल्लाह ज़िंदगी में कभी आप लोग भी डिस्कस करें हम। जवाद भाई, रॉटेट थ्योरम की जो एप्लीकेशंस हैं, या ये जो हेडमार्ट्स
थ्योरम था, इनकी एप्लीकेशंस वगैरह तो नहीं आती ना? हाँ, इनकी स्टेटमेंट्स वगैरह याद रखें, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो हैं, रोचकीज थ्योरम, एक एक और भी थ्योरम था, क्या उसे बोलते हैं, मोरेरा थ्योरम, तो मोरिया थ्योरम, मोरिया लगता है बोलते हैं, जो भी बोलते हैं। तो इस तरह के थ्योरम जो हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को मोरेरा। याद रखें। हाँ, तो बस ये रिलेटेड टू काशी थ्योरम ही है, तो बस उनकी ही आगे से जो है बेसिकली एनालिटिसिटी यूज होती है, या वो वाली चीज़, तो स्टेटमेंट्स याद रखें। ठीक है। लेकिन देखें ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो हमें चाहिए कि जो, अगर हम एक थ्योरम पढ़ रहे हैं तो उसकी करोलरीज, लेमास या उसके रिलेटेड जो थ्योरम है वो हम खुद ही उसको कर लें, तो अच्छी बात होती है फ्यूचर के लिए भी और टेस्ट के हवाले से भी। जी। तो आप लोगों में से किसी ने असिस्टेंट मैनेजर के लिए अप्लाई किया था अटॉमिक एनर्जी में? नो भाई। ठीक है। तो लास्ट टाइम मैंने उसका भी दिया था। ठीक है। वो बेसिकली फेडरल की जॉब होती है अटॉमिक एनर्जी की, तो उसमें कम्प्लेक्स एनालिसिस के 7-8 एमसीक्यू से नेगेटिव मार्किंग होती है उसमें। तो कम्प्लेक्स बंदे की स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। ठीक है। तो तब मेरी इतनी कम्प्लेक्स अच्छी नहीं थी, तो मेरे ख्याल में मैंने 2-3 एमसीक्यू को गलत लगाया था, लेकिन हमेशा से मैं ये देखता आया हूँ कि कम्प्लेक्स के एमसीक्यू सबसे आसान होते हैं, अगर किसी ने कम्प्लेक्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह से समझा हो तो। ठीक है। बकाया नेक्स्ट सब्जेक्ट मैं सोच रहा हूँ कौन सा स्टार्ट करें डिस्कशंस के लिए। जवाद भाई फंक्शनल एनालिसिस कर लें। फंक्शनल। ओके, लेट्स सी, हम देखते हैं इस चीज़ को, फंक्शन है इस चीज़ को, क्योंकि टोपोलॉजी हमने पढ़ी है चीज़ में। सही है। ठीक हो गया। चलें, मैं आप लोगों को जो है वो ग्रुप में बता दूंगा कि कौन सा सब्जेक्ट स्टार्ट करना है, इंशाल्लाह हम कोई अच्छा सब्जेक्ट ही लेकर आएंगे आगे। होपफुली फंक्शन को ही देखेंगे या कोई और सब्जेक्ट। ठीक है भाई। ओके जी, अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू वेरी मच कि आप लोग डिस्कशन का पार्ट बनते हैं। कुछ चीज़ें आप बताते हैं, कुछ मैं बताता हूँ, तो इस तरह चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। थैंक यू वेरी मच।